9 सितंबर 2023 में हुए G20 समिट में एक मुद्दे पे काफी बात हुई, वो था स्पाइस रूट का फिर से बनाया जाना। तो आज हम समझेंगे क्या है ये स्पाइस रूट और इसकी वर्ल्ड ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको समझने के लिए हम सीधा चलते हैं 2000 साल पहले, जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था। तब वापसी पे वो हिंदुस्तान का केसर और कुछ मसाले अपने साथ ले गया और इसके बाद ये पहुंचे रोमन एम्पायर में। वैसे तो बहुत से हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखें तो हड़प्पन टाइम से ही इंडिया के गुजरात में हड़प्पा पोर्ट धोलावीरा से मरीटाइम ट्रेड तब के मेसोपोटामिया के सुमेरियन पोर्ट्स और मेलुहा तक था, जिनको प्रेजेंट टाइम में हम ओमान, ईरान और बहरीन के नाम से जानते हैं। वहां से फिर ये स्पाइसेज इजिप्ट तक जाती थी। फिर अलेक्जेंडर और रोमन एम्पायर के पास सेफ्रॉन, दालचीनी, कैसिया और काली मिर्च मेजर स्पाइसेस थे जो यूरोप तक जाने लगे। असल में हिंदुस्तान से मसाले पहुंचने से पहले तक यूरोप का खाना बहुत बेस्वाद होता था और इंडियन स्पाइसेस पहुंचने से यूरोपियन कुजीन में स्वाद आ गया। लेकिन इंडियन स्पाइसेज की रोमन्स में डिमांड बहुत हाई होने की वजह से इसकी प्राइस भी रोमन्स को बहुत भारी पड़ती थी, क्योंकि जितना भी स्पाइस इंडिया से रोम जाता था उसका पेमेंट रोमन एम्पायर सोने और चांदी के सिक्कों में करता था। इसी वजह से आज भी सदर्न इंडिया में हमें रोमन सिक्के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इंडियन स्पाइसेज के इतने महंगे होने की वजह से रोमन एम्पायर में और यूरोप में इंडियन मसाले खाली एलिट क्लास ही यूज करती थी। इस स्पाइस ट्रेड के चलते रोमन खजाना इस हद तक खाली होने लगा कि तब के रोमन राइटर प्लाइनी ने यह कहा कि नोट ए ईयर पास्ड इन विच इंडिया डिड नॉट टेक 50 मिलियन सेस्टरसेज अवे फ्रॉम रोम। मतलब कि रोम हर साल 50 मिलियन सेस्टरसेज, उस समय की रोमन करेंसी, हिंदुस्तान आ रही थी। हर एक रोमन चाहता था कि वो इंडियन सिल्क पहने और इंडियन स्पाइसेस का इस्तेमाल करे, और एक तरह से ये रोम में स्टेटस सिंबल भी बन गया था। तो अपने गोल्ड और सिल्वर के खजाने को खाली होने से बचाने के लिए रोमन एम्प्रेस ने पहले तो अपने रोमन सिक्के को डीबेस किया, मतलब कि उस सिक्के में गोल्ड और सिल्वर की क्वांटिटी कम की। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी तो आखिर में इंडियन ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। यहाँ मैं यूरोपियन हिस्टोरियंस जो मोस्टली इंडिया की नेवल हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, उनको मैं एक दफ़ा नवंबर के महीने में मनाए जाने वाला कार्तिक पूर्णिमा फेस्टिवल में कोणार्क और उड़ीसा में ज़रूर बुलाना चाहूँगा, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा की रात को लाखों लोग सदियों से कागज़ की नाव पानी में बहाते आए हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? तो असल में जहाँ बहुत से लोग वास्को डी गामा और वेस्टर्न सेलर्स को विंड्स का नॉलेज होने की वजह से दुनिया को ढूंढ निकालने का गुरु मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान से ट्रेडर सेलर सदियों से, क्योंकि नवंबर में नॉर्थ से विंड्स फ्लो करती हैं, तो ये इंडियन सेलर्स नवंबर में ट्रेड करने के लिए हिंदुस्तान से निकलते थे इंडोनेशिया, बाली के लिए, जहां ये जनवरी में पहुंच जाते थे। और एक दो महीने अपना बिजनेस करके मार्च में, क्योंकि साउथ वेस्टर्न विंड्स बहती हैं, तो उनके सहारे ये वापस इंडिया आ जाते थे। और इसकी कई लोकल कथाएं फेस्टिवल्स में इंडिया के कोने कोने में आज भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि कटक में एक मेला लगता है जिसका नाम है बाली यात्रा, और उसमें कथा सदियों से सुनाई जाती है जिसका नाम है टपोई, जिसमें एक फादर और उनके सारे बेटे बाली यात्रा पे निकल जाते हैं और अपने पीछे अपनी लड़की टपोई को रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ जाते हैं, जिसके बाद रिश्तेदार उस लड़की के साथ जुल्म करते हैं। और जब मार्च में वापस वो फादर लौटते हैं तो अपनी बेटी टपोई के बुरे हाल करने वालों को सजा देते हैं। ये कहानी सीधा सीधा हिंदुस्तान का बहुत पुराना मरीन ट्रेडिशन समझाती है। लेकिन वेस्टर्न हिस्टोरियंस हिंदुस्तान के मरीन ट्रेडिशन को बहुत मजे से नकार देते हैं, जबकि इंडियन मर्चेंट्स वास्को डी गामा के आने से कहीं पहले से पूरी दुनिया में व्यापार कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस स्पाइस रूट के लिए कितनी जंग लड़ी गई और उनका हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा। तो असल में मेडिवल टाइम तक, या यूं कहें पोर्तुगीज आने के पहले तक, यूरोप जो भी स्पाइसेस खरीदता था वो अरब ट्रेडर से खरीदता था। और अरब्स के साथ भी कौन सा यूरोपियन स्टेट व्यापार करेगा, इसके लिए भी बाकायदा जंग लड़ी जाती थी। इसीलिए कुछ वक्त के बाद जब रोमन एम्पायर चला गया और उसकी जगह नए नए रिपब्लिक्स और सिटीज ने ले ली, उनमें से दो रिपब्लिक जेनेवा और वेनिस ने इसी स्पाइस रूट के लिए 1378 में वॉर भी लड़े, जिसमें वेनिस ने जेनेवा को हरा दिया। और अब इंडिया से स्पाइसेज अरब्स लाते थे जिसको खाली वेनिस खरीद सकता था, और वहां से फिर वेनिस अपनी मर्जी से जिसको भी चाहे आगे मुंह मांगी रकम पे बेचता था। उस वक्त तक इंडियन ट्रेड पर एक तरह से अरब्स की मोनोपोली थी, जिसमें पर्शियंस, ओमानीज, इजिप्शियंस थे, और वो वेनिस से स्पाइसेज और कॉटन सिल्क के कपड़े के बदले अपनी मर्जी से पैसे वसूलते थे, जिसके बाद वेनिस भी आगे बेचने के लिए मनमर्जी के पैसे वसूलता था। और इससे यूरोपियंस को काफी नुकसान होता था, इसीलिए यूरोपियंस ने अरब्स के अगेंस्ट काफी
वॉर भी किए, जैसे कि क्रूसेड्स, जिसको हम बेसिकली इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच का टसल मानते हैं, लेकिन ये सब स्पाइस रूट के लिए ही हो रहा था। खैर, क्रूसेड्स को हम फिलिस्तीन को डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। फिलहाल हम फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इंडियन आइटम्स के लिए अपने खजाने को यूं खाली होते देख आखिर यूरोपियंस ने सोचा, अरब से खरीदने से अच्छा है क्यों ना डायरेक्ट सोर्स का ही पता लगाया जाए कि आखिर ये स्पाइसेज अरब्स के पास आ कहां से रहे हैं। तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में दौर शुरू हुआ वॉयजेज का, मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स जैसे पोर्तुगल, ब्रिटेन, हर जगह से लोग शिप्स के रास्ते दुनिया भर में जाने लगे और इसका नतीजा हुआ कोलंबस अमेरिका पहुंचा और वास्को डी गामा इंडिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, इंडिया में ये मसाले होते हैं, इस सोर्स को छुपाने के लिए अरब ट्रेडर्स नई नई कहानियां सुनाते थे। जैसे दालचीनी के खेतों में ड्रैगन्स होते हैं, काली मिर्च के फार्म्स को गार्ड करने के लिए बड़े बड़े क्रीचर्स रहते हैं, और ये कहानियां पूरे यूरोप में फैली हुई थी। लेकिन आखिर में यूरोप में स्पाइसेज के सोर्स को ढूंढने के लिए यूरोप से सबसे पहले पुर्तगीज, जिसमें वास्को डी गामा था, उसने 1498 में इंडियन ओशियन से इंडिया का रास्ता ढूंढ निकाला। और वापसी पर वास्को डी गामा को इंडियन स्पाइसेज बेचकर तकरीबन 40 गुना मुनाफा हुआ और वास्को डी गामा पोर्टुगल का हीरो बन गया। उसके बाद इस स्पाइस रूट को और एक्सप्लोर करने के लिए 16th सेंचुरी में स्पेन ने पोर्टुगल के साथ काम करने की डील कर ली और ये बात ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी नहीं थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने नया कंसेप्ट निकाला, प्राइवेटियर्स का। प्राइवेटियरिंग पे पिछले वीडियो में हमने बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तब प्राइवेटियर वो लोग थे जो ब्रिटेन की जेल्स में क्रिमिनल्स थे, उनको ब्रिटेन ऑफिशियली पूरी दुनिया में लूटने के मकसद से ओशियंस में भेजती थी। उन्हीं में से एक प्राइवेटियर फ्रांसिस ड्रेक 1580 में स्पेनिश जहाज को लूट कर स्पाइसेज ब्रिटेन लाता है। फिर 1591 में जेम्स लैंगस्टर अपनी 3 शिप्स को ब्रिटेन से स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का तक ले जाने में कामयाब हो जाता है और वापस आते हुए पोर्टुगीज शिप्स को अच्छा खासा लूटता भी है। लेकिन इसकी 2 शिप्स डूब जाती हैं और एक शिप को लेकर ये वापस ब्रिटेन आ पाता है। इसके बाद डच भी अपनी तरफ से शिप्स को इंडियन ओशियन में उतारते हैं और आखिर में पहली बार क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ईयर 1600 में अपने रॉयल चार्टर में इंडिया में ट्रेड करने के लिए एक मर्चेंट्स की कंपनी को मंजूरी देती है, जिसका नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको देख के उसके कंपटीशन में डच मर्चेंट्स अपनी कंपनी बनाते हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि वीओसी। आगे चल के यही दोनों कंपनीज दुनिया की सबसे ताकतवर मल्टीनेशनल्स बनी और दुनिया को न जाने कितने ही मल्टी मिलेनियर्स दिए। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो 1601 में ब्रिटेन ने पहली बार ऑफिशियली 4 स्टेट स्पॉन्सर्ड शिप्स को इंडियन ओशियन रवाना किया और ये लोग पहुंचे मलाक्का। फिर यहाँ से पोर्टुगीज शिप से लड़ते हुए ये पहुंचे जावा, इंडोनेशिया। जावा दरअसल नटमैग, मतलब कि जायफल का दुनिया में इकलौता प्रोड्यूसर था। लेकिन जब ब्रिटिश शिप्स जावा पहुंची, यहाँ पहले से ही वीओसी के डच ऑफिशियल्स मौजूद थे और अपनी आर्मी की मदद से इंडोनेशिया के नटमैग के ट्रेड पे मोनोपोली बनाई हुई थी, जिससे कि वहाँ के लोकल्स को काफ़ी नुकसान हो रहा था। और लोकल्स की डच के लिए इसी नाराज़गी का फ़ायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने एक छोटा सा इंडोनेशियन आइलैंड पुलाउरन को अपना पहला एशियन कॉलोनी बनाया। लेकिन डच ऑफिशियल्स को जैसे ही इसका पता लगा तो हुआ सेकेंड एंग्लो डच वॉर और इसमें डच फोर्सेज ने इस हद तक कत्लेआम किया कि उस एरिया के 15,000 लोकल्स में से 1,000 ही बच पाए और कुछ जो पुलाव छोड़कर जकार्ता भाग गए उनको ढूंढकर टॉर्चर किया गया और मारा गया। इन वॉर्स का नतीजा हुआ ब्रिटिशर्स और हॉलैंड ने 1667 में ट्रीटी ऑफ बरेंडा साइन की, जिसमें पुलावरन डच को और अमेरिका का मैनहट्टन आइलैंड ब्रिटेन को मिला। और इस तरह ब्रिटेन एशिया में अपनी पहली कॉलोनी बनाए रखने में नाकाम हो गया। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में भूखमरी चरम पर थी, पिछले वीडियो में हमने इस पे बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि भूखमरी बढ़ रही थी और ब्रिटिश चर्च और मोनार्क्स ने ब्रिटिशर्स को अमीर होने के बड़े बड़े सपने दिखा दिए थे, तो एशियन ट्रेड रूट के लिए और कोशिशें की गई। और इसी कोशिश में किंग चार्ल्स सेकंड ने पोर्टुगल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी कर ली और दहेज में पोर्टुगीज किंग ने ब्रिटिश किंग को बॉम्बे सिटी दहेज में दे दिया, जहां फिर इन्होंने बॉम्बे में वर्ली के पास फोर्ट बनाया। लेकिन ब्रिटिशर्स को डच और पोर्टुगीज से अभी भी चैलेंजेस मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भी अपना बेस पौंडीचेरी में बना रहा था और इन सबके अगेंस्ट ब्रिटिश मोनार्क्स के पास एक ही हथियार था,
वो अपने यहाँ के क्रिमिनल्स को प्राइवेटेरिंग का ऑफिशियल टैग देके लूटने के लिए ऑफिशियली इंडियन ओशियन भेजते थे। और इनमें से ही एक फेमस लूट थी औरंगजेब की शिप गंजे सवाई की, जिसकी लूट से ब्रिटिश पायरेट हेनरी एवरी को अराउंड $100 मिलियन के सोने चांदी मिले, जिसमें अराउंड उसने 900 क्रू मेंबर्स की जान भी ली। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लूट थी। अब देखते हैं आखिर डच और पोर्टुगीज एशियन ट्रेड से कैसे बाहर हुए। तो ब्रिटिशर्स, डच और बाकी यूरोपियंस इंडियन ओशियन में काफी तादाद में एंटर होने लगे। वहीं दूसरी तरफ पोर्टुगीज आने से अरब ट्रेडर्स को काफी लॉस हो रहा था। तो पर्शियंस पोर्टुगीज से कंटिन्यूअस फाइट्स कर रहे थे और 1622 में पर्शियंस ने पोर्टुगीज को होर्मुज से भगा दिया और पोर्टुगीज भागकर ओमान के मस्कट में आ गए। लेकिन यहाँ भी ओमान के लोग इमाम नसीर इब्न मुर्शिद की अगुवाई में पोर्टुगीज से बराबर लड़ रहे थे और नसीर ने पोर्टुगीज को ओमान में मस्कट तक सीमित कर दिया था। लेकिन मुर्शिद की 1649 में डेथ हो गई और उनकी जगह ली उनके कजन सुल्तान इब्न सैफ ने। और सैफ ने बहुत अग्रेसिवली पोर्टुगीज से जंग छेड़ दी, लेकिन पोर्टुगीज ने अपना बेस मस्कट के पोर्ट पे बनाया हुआ था, जो कि उसको सीधा गोवा से जोड़ता था, जहां पोर्टुगीज का कंट्रोल था और इसीलिए फंड्स की कोई कमी नहीं थी। तो सैफ के लिए पोर्टुगीज को ओमान से पूरी तरह हटाना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन पोर्टुगीज की सारी सप्लाई का काम देख रहा था गुजरात का एक व्यापारी जिसका नाम था नरुतम। और तब के पोर्टुगीज कमांडर का नरुतम की बेटी पे दिल आ गया और वो नरुतम पर उसकी बेटी से शादी करवाने का दबाव बनाने लगा। और प्रेशर में आके नरुतम ने हाँ कर दी। लेकिन उसने पोर्टुगीज कमांडर को फोर्ट मिरानी, जहां पोर्टुगीज का बेस था, उसको शादी के लिए रिपेयर करने का जिम्मा लिया और सारा आर्म्स एमिनेशंस खाली करके ओमान के सुल्तान इब्न सैफ को अटैक करने के लिए इन्फॉर्म कर दिया। और आखिर 1650 में पोर्टुगीज को वहां से भागना पड़ा। फिर हिंदुस्तान में भी पोर्टुगीज को पीछे हटना पड़ा और आखिर में पोर्टुगीज खाली पायरेसी मतलब कि लूटपाट पे ही डिपेंडेंट रहने लगे। इसके चलते बंगाल की लैंग्वेज में नया शब्द जुड़ा, हरमद, जिसका मतलब है समुद्री लुटेरे। और ये शब्द आज भी बंगाली लैंग्वेज में मौजूद है। अब देखते हैं दूसरे यूरोपियन प्लेयर डच को। तो वीओसी जब इंडिया में एंटर होने की कोशिश करती है तो तमिलनाडु के कोलाचल पोर्ट से घुसने की कोशिश करते हैं और वीओसी का गवर्नर डच फोर्सेज के साथ जैसे ही कोलाचल पहुंचता है उसका सामना होता है उस समय वहां के राजा मार्तंड वर्मा से। और अगस्त 1741 में होती है बैटल ऑफ कोलाचल, जिसमें मार्तंड वर्मा डच फोर्सेज को हरा देता है और डच वीओसी सिमट कर रह जाती है। उसके बाद डच जब पूरी तरह से एशियन ट्रेड से बाहर हो गए तो हर जगह से हार कर आखिर 1906 में बाली मूव कर गए। असल में बाली उस समय बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और बहुत अमीर टेरिटरी था, लेकिन आर्म्स एमिनेशंस के नाम पर बाली में खाली तीर और भाले ही थे। और जब डच फोर्सेज बाली के सानूर बीच से मेनलैंड पहुंची तो बिना किसी रेजिस्टेंस के वो बाली के राजा के महल तक आसानी से मार्च कर गए और डच फोर्सेज को बाली की तरफ से किसी भी तरह की आर्मी का सामना नहीं करना पड़ा। और जब वो बाली के राजा के महल पे पहुंचे तो उन्होंने कुछ अलग ही नज़ारा देखा। उन्होंने देखा वहां हजारों की तादाद में लोग, औरतें, बच्चे एक लाइन लगाकर खड़े हुए थे और बाली की औरतें डच फोर्सेज को अपनी ज्वेलरी दिखाकर चिढ़ा रही थी और सोने के सिक्के उन पर फेंक रही थी। फिर बीच में राजा और पुजारी खड़े थे। सबने अंतिम संस्कार में पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए थे और वहां के पुजारी ने सबके सामने इंडोनेशिया का चाकू जैसा हथियार होता है जिसको क्रिस बोलते हैं, वो निकाला और राजा को मार दिया। फिर ऐसे ही सबने अपने अपने क्रिस निकाले और एक दूसरे को मारने लगे। किसी की गुलामी करने से अच्छा खुद को मार देने के अपने इस लास्ट स्टैंड को वो लोग पुपुतान कहते थे। डच आर्मी ने जब ये सब देखा तो डच आर्मी ने अपनी मशीन गन से सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके मरते ही सब औरतों के गहने और पूरे महल के सोने चांदी को डच फोर्सेज ने लूट लिया। फिर 1908 में दूसरे बाली प्रोविंस क्लुंगकुंग में भी यही हुआ। डच फोर्सेज गई और सब लोकल्स अपने राजा के साथ एक जगह इकट्ठा हुए और डच फोर्सेज ने उनको मार दिया। यहाँ देखने वाली बात यह है, जो डच अपने आप को ब्रिलियंट आइडियाज, लिबरल सोच के लिए चैनलाइज करते नहीं थकते, उन्होंने अपने लालच के नाम पर निहत्थे लोगों को न सिर्फ मारा बल्कि मरे हुए लोगों तक को लूटने से नहीं छोड़ा। अब चलते हैं फिर से इंडिया की तरफ। तो डच और पोर्टुगीज के सिमटने से ब्रिटेन और फ्रांस दो मेजर यूरोपियन फोर्सेज रह गई जो कि इंडिया के कंट्रोल को लेकर लड़ रही थी, जिसके चलते 1744 से 1763 के बीच ब्रिटेन और फ्रांस में इसी इंडियन ट्रेड के लिए 3 एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हुए, जिसके बाद ब्रिटेन मेजर यूरोपियन फोर्स इंडिया में काबिज
हो गया। हिंदुस्तान में शुरुआत में वॉर्स के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ इंडिविजुअल्स अमीर हो रहे थे। उनमें से ही एक था एलेहू येल, जो कि कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को इंडिया में प्राइवेट ट्रेड करने की छूट दी हुई थी और इसका फायदा उठा के ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स खूब करप्शन करते थे। प्राइवेट लेवल पे टैक्स वसूलते थे और किसी पे भी हर तरह का दबाव बना के उसको लूटते थे। और अपनी इसी प्राइवेट लूट के चलते आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करप्शन के चार्जेस के चलते येल को गवर्नरशिप से हटा दिया। तो ये अपने पैसे अमेरिका लेकर चला गया और वहां इसने येल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था फ्रांस के पियरे पोइवियर का। असल में जब यूरोपियंस एशियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और पोर्ट्स के लिए आपस में लड़ते रहे। वहीं दूसरी लड़ाई लौंग, जायफल इन सब के बीज और पौध के लिए शुरू हो गई, क्योंकि उस समय डच वीओसी मोस्टली मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका का एरिया कंट्रोल करती थी। तो लौंग और बाकी स्पाइसेज पर मोनोपोली भी उसी की थी और इसीलिए फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज अपने यहाँ से ऐसे लोगों को स्पाइस आइलैंड्स पर भेजने लगी जिनका काम होता था कैसे भी बच के स्पाइसेज जैसे लौंग, जायफल इनके बीज या छोटे पौधे चुरा लिए जाएं और दुनिया में बाकी जगह जहां फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की पकड़ थी उनको फिर वहां उगाया जाए। और इन छोटे पौधों की और बीज की प्राइसेज भी बहुत हाई होती थी। तो फ्रांस का पियरे पोइवियर भी ऐसा ही पौधों का चोर था, जो कि वीओसी की नजरों से बच के चाइना फिर मॉरिशस से होते हुए 400 जायफल और 70 लौंग के छोटे पौधे चुराने में कामयाब हो जाता है, जिनको बेच के वो अच्छा खासा अमीर हो के फ्रांस लौटता है और उसकी मौत के बाद उसकी बीवी डुपोंट नाम के अमेरिकन पॉलिटिशियन से शादी कर लेती है। जिसके बाद डुपोंट उन पैसों से अमेरिका में बहुत बड़ी गन पाउडर की फैक्ट्री लगाता है, जो आज भी चल रही है। और डुपोंट आज भी अमेरिकन केमिकल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। ये तो हुई स्पाइस रूट के लिए लड़ाई की बात। अब देखते हैं आखिर ब्रिटिशर्स ने एशियन सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त क्या किया। तो असल में जब ब्रिटिशर्स इंडियन ओशियन से एशियन सब कॉन्टिनेंट आए तो व्यापार करने लगे, तो उनको भी वही मुसीबत का सामना करना पड़ा जो रोमन्स ने किया था। वो था ट्रेड डेफिसिट। असल में चाय का इकलौता सोर्स उस वक्त दुनिया में जो था वो था चाइना, और ब्रिटेन में चाय की बहुत हाई डिमांड थी। तो चाइनीज अपनी चाय, पोर्सिलेंस और बाकी मटेरियल के बदले पेमेंट में गोल्ड के सिक्के डिमांड करते थे। और ऐसे पेमेंट सिस्टम से ब्रिटिश प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो अमीर हो रहे थे, क्योंकि वो सारा मटेरियल ब्रिटेन में 3-4 गुना दामों में बेचते थे। लेकिन इससे ब्रिटिश मोनार्क्स का खजाना खाली होने लगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 2 काम किए। पहला था ट्रायंगुलर ट्रेड मॉडल। क्या था ये ट्रायंगुलर ट्रेड मॉडल? चलिए देखते हैं। तो चाइना से ब्रिटेन चाय और पोर्सिलेंस खरीद रहा था और बदले में सोने चांदी के सिक्के उनको दे रहा था। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने इंट्रोड्यूस किया ओपियम। असल में ओपियम चाइना की जो पुरानी मेडिसिन थी उनमें सदियों से यूज हो रहा था, लेकिन नशे के रूप में नहीं था। और ओपियम चाइनीज चबाने के काम में लेते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ क्या किया, मुंह में बड़ी सी सिगार का पाइप लेके उसमें ओपियम भर के उसको जला के उसको स्टेटस सिंबल के रूप में खूब चैनलाइज किया। असल में ओपियम का नशा इतना खतरनाक है कि उसको छोड़ने पे इंसान विड्रॉल सिम्टम्स से मर जाता है। अच्छा, चाइना ने अपने व्यापारियों को बचाने के लिए यूरोपियन से ट्रेड करने के लिए खाली एक ही पोर्ट खोला हुआ था जहां यूरोपियंस आके ट्रेड कर सकते थे। वो था डेल्टा नदी पे बसा हुआ पोर्ट ग्वांगडोंग। और यहाँ यूरोपियंस जिनसे ट्रेड करते थे उनको बोलते थे होंग्स। और इन्हीं होंग्स को ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ओपियम की लत लगाना शुरू की और इसके बाद इनके जरिए हजारों टन में ओपियम चाइना में स्मगल किया गया। इससे हुआ ये कि ब्रिटिशर्स चाइना से गुड्स खरीदते थे, बदले में उनको ओपियम देते थे। ये नए ट्रेड मॉडल से ब्रिटिशर्स रातों रात करोड़पति बन गए। अच्छा, इन सब को देख के बाकी यूरोपियन कंट्रीज और फिर अमेरिकन भी चाइना में ओपियम सप्लाई करने लगे। हाल ये हो गया कि चाइनीज अपने सोने चांदी के बदले अब ओपियम लेने लगे, मतलब उल्टा हो गया। चाइनीज अपने यहाँ से सोने चांदी देते थे और बदले में ओपियम लेते थे। एक डाटा के अनुसार चाइना में ओपियम की स्मगलिंग सन 1800 में जहां 300 मीट्रिक टन थी, 1839 आते आते ये संख्या 3500 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। और आखिर में तंग आके चाइनीज गवर्नमेंट ने 1839 में तकरीबन 20,000 ओपियम के बॉक्सेज को सीधी आग लगा दी, जिसे ब्रिटिशर्स को 2 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। और उसका नतीजा हुआ फर्स्ट ओपियम वॉर 1839 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपने 7,000 सोल्जर्स और बाकी वारशिप्स को चाइना के अगेंस्ट उतार दिया और आखिर में चाइना हार गया। और 1842 में ब्रिटिशर्स और चाइनीज के बीच साइन हुई ट्रीटी ऑफ नैनकिंग, जिसकी शर्तों के अनुसार ब्रिटिशर्स के इलीगल स्मगल किए हुए ओपियम को जलाने के लिए चाइना को ब्रिटेन को हर्जाना देना पड़ा। दूसरी शर्त के अनुसार 5 चाइनीज पोर्ट को भी ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया और तीसरी शर्त थी कि हांगकांग को चाइना ने ब्रिटेन को दे दिया।
अच्छा, इस ट्रीटी ऑफ नैनकिंग में ओपियम को लीगल करने पर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि पूरी दुनिया में ड्रग्स के अगेंस्ट बातें हो रही थी और ब्रिटेन अपने आप को उसमें बुरा नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन जो हांगकांग ब्रिटेन को मिला, उससे हुआ ये कि जो भी शिप्स चाइना में ओपियम स्मगल करती थी, पहले वो हांगकांग में ब्रिटिश फ्लैग के अंडर रजिस्टर होती थी और हांगकांग से फिर ड्रग्स पूरे चाइना में सप्लाई हो रहा था। जब चाइनीज अथॉरिटीज को ये चीज समझ आ गई, तो चाइनीज अथॉरिटीज ने एक चाइनीज शिप को ब्रिटिश फ्लैग के अंडर ओपियम स्मगल करते हुए पकड़ लिया और यहाँ हुआ सेकेंड ओपियम वॉर 1856। और इस वॉर में फ्रांस ने भी ब्रिटेन को सपोर्ट किया, जिसमें फ्रांस की सपोर्ट से ब्रिटेन जीत गया और आखिर में साइन हुआ कन्वेंशन ऑफ बीजिंग 1860, जिसमें ब्रिटिशर्स ने आखिर वो अचीव कर ही लिया जो उनको चाहिए था। ओपियम को चाइना में लीगल कर दिया गया। एक डाटा के अनुसार इस ट्रीटी के बाद 1860 तक जहां ओपियम ईयर 1800 में 300 मीट्रिक टन स्मगल किया गया, वो सीधा 20 गुना बढ़ के 6500 मीट्रिक टन पहुंच गया और कुल मिला के इस ओपियम ट्रेड से ब्रिटिशर्स को 100 मिलियन पाउंड का फायदा हुआ। अब ये ट्रायंगुलर ट्रेड मॉडल कैसे था, चलिए वो देखते हैं। तो चाइना ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं था, लेकिन इंडिया था। इसलिए जो ओपियम जो चाइना में सप्लाई हो रहा था, वो उगाया कहाँ गया? इंडिया में। उसको फिर चाइना में बेचा गया, जिसे ब्रिटिशर्स को बदले में चाइनीज गुड्स और सोना चांदी मिले और वो गुड्स को ब्रिटेन में और पूरी दुनिया में भेजा और बेचा गया और मुनाफा कमाया गया। ये ट्रेड एक ट्रायंगल जैसा था। इंडिया का ओपियम चाइना, फिर चाइना की टी और बाकी गुड्स पूरी दुनिया में। लेकिन इस ट्रायंगल ट्रेड से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। देखते हैं कैसे। तो पहले तो इंडिया में जो भी किसान फूड क्रॉप्स जैसे कि मक्का, चावल और बाकी अनाज उगाते थे, उनको ओपियम उगाने को मजबूर किया गया। जहां पहले फूड क्रॉप्स उगती थी, वहां अब सिर्फ बालों को डाई करने वाली इंडिगो या तो फिर ओपियम उगाई जा रही थी और फिर उनको बहुत सस्ते दामों पर ब्रिटिशर्स खरीद लेते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के अन्न के भंडार खाली हो गए और ब्रिटिश रूल में इंडिया ने तकरीबन 8-9 काल देखे। जो हिंदुस्तान एक वक्त में दुनिया में अपने व्यापार की वजह से जाना जाता था, वहां के लोगों को भूखमरी से मरना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को खाली ह्यूमन लाइव्स का ही नुकसान नहीं दिया, बल्कि इंडिया की इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को भी नुकसान दिया। चलिए देखते हैं कैसे। हमने ये तो देख लिया, दुनिया भर में चाय मोस्टली चाइना से ही जा रही थी। इसे कम्पीट करने के लिए पहले तो ब्रिटिश एजेंट्स चाइना से चाय की पौध इंडिया लाते हैं और हिमालयन एरियाज में उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हजारों पौधों में से एक भी सर्वाइव नहीं करता। लेकिन उसी वक्त एक ब्रिटिशर आसाम के जंगल्स में घूमते हुए कुछ चाय के पौधे देख लेता है और यहाँ एक ब्रिटिशर्स का हिंदुस्तान में चाय उगा के दुनिया भर में बेचने का सपना साकार होता दिखता है। लेकिन इसके लिए आसाम, दार्जिलिंग और नीलगिरीज के पूरे जंगल्स को काट दिया जाता है और दार्जिलिंग, नीलगिरीज के जो जंगल्स काटे जाते हैं, उन पेड़ों की लकड़ी भी ब्रिटेन भेज दी जाती है, जहां उनसे ब्रिटिशर्स अपने घर का फर्नीचर बना लेते हैं। ऐसे ही काफी तादाद में कूर्ग में भी कॉफी के लिए जंगल्स काट दिए जाते हैं और बात खाली जंगल काटने तक सीमित नहीं थी। ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे पेड़ भी नीलगिरीज में उगाते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टिस, पाइन और वेटल। ये पेड़ असल में ब्रिटेन में फैब्रिक बनाने में काम लिए जाते थे। लेकिन यूकेलिप्टिस एक ऐसा पेड़ है जो किसी भी जगह अगर लगा दिया जाए तो वहां का ग्राउंड वाटर पूरी तरह खत्म कर देता है और नीलगिरीज में भी यही हुआ। जो नीलगिरी मानसून के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, वहाँ ग्राउंड वाटर खत्म हो गया और आज तक नीलगिरीज इस शॉर्टेज को झेल रहा है। और ये बात खाली पेड़ पौधों तक ही नहीं थी, इंडिया की वाइल्ड लाइफ भी तबाह की गई। जैसे मद्रास को किसी जमाने में पुलियूर बोला जाता था। पुली तमिल में लेपर्ड और टाइगर को बोलते हैं। लेकिन जंगल्स काटने से और बाद में ब्रिटिशर्स ने बाकायदा इनाम रख के पूरी दुनिया से सो कॉल्ड रॉयल्स को बुला के पार्टीज के नाम पर एक एक टाइगर और लेपर्ड को मारा गया। बस कुछ एक एशियाटिक लायंस इंडिया में बच गए, जो कि जूनागढ़ के नवाब की प्राइवेट सेंचुरी में थे। बाकी इंडिया में 3-4 ही क्रॉप्स रह गई थी, जिनमें से एक भी फूड क्रॉप नहीं बची थी। जो इंडिया अपनी इकोलॉजी डाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में स्पेशल था, उसकी वाइल्ड लाइफ, इकोलॉजी, वाटर लेवल, लोगों की लाइफ, हर चीज को अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिशर्स ने तबाह कर दिया। कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में रहे सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स का मानना है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को चाय दी, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा, अर्जेंटीना दुनिया भर में चाय का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन अर्जेंटीना कभी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहा। तो जब अर्जेंटीना ये कर पाया, तो इंडिया जैसा टोपोग्राफिकली और फाइनेंशियली रिच कंट्री ये अपने आप नहीं कर पाता। अगर ये कोई मानता है तो उसकी नादानी ही होगी। जहां एक तरफ आम किसान ओपियम और ब्रिटिश ट्रायंगुलर ट्रेड की वजह से बुरी तरह पिस रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटिशर्स की दलाली करके करोड़पति बन गए। आखिर कौन थे ये लोग, चलिए देखते हैं। आप कभी मुंबई रहे हों या वहां के रहने वाले हों, तो हो सकता है आप कभी जेजे हॉस्पिटल गए हों, या हो सकता है कभी फोर्ट में स्थित जमशेदजी जीजाबॉय आर्ट्स कॉलेज गए हों। आखिर कौन था ये जमशेदजी जीजाबॉय और ब्रिटिश ओपियम ट्रेड से इसका क्या लेना देना, चलिए देखते हैं।
तो जब 7th-8th सेंचुरी में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा था तब मोस्टली ईरान में जोरोआस्ट्रियन रिलीजन को मानने वाले लोग थे। लेकिन जब ईरान पर अरब्स का कब्जा हो गया तो मोस्टली जोरोआस्ट्रियंस मुस्लिम बन गए, लेकिन कुछ जोरोआस्ट्रियन पर्शियंस वहां से भागकर इंडिया आ गए और गुजरात में उस वक्त राजपूत राजा जडी राणा ने उनको रहने की और अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी। फिर जब कुछ वक्त के बाद ब्रिटिशर्स के दबाव में महाराष्ट्र के किसान भी ओपियम उगाने लगे तो इसी पारसी कम्युनिटी के लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए और ओपियम वार्स जीतने के बाद जब ब्रिटिशर्स बॉम्बे से हांगकांग ओपियम भेजते थे तो उसमें ये पारसी कम्युनिटी के लोग दलाली का काम करते थे। और इसीलिए आज भी आप हांगकांग के बड़े बिजनेस हाउसेज को देखोगे तो मोस्टली बिजनेसेज के फाउंडर्स पारसी ही थे। इन इंडियन ब्रोकर्स को हांगकांग में श्रॉफ बोला जाता था। ये हिंदी में ब्रोकर के लिए यूज किया जाने वाला शब्द सर्राफ से निकाला गया था। और वैसा ही एक श्रॉफ था जे हॉस्पिटल का फाउंडर जमशेदजी जीजाबॉय, जिसने ड्रग्स की दलाली से करोड़ों रुपए कमाए। कहा जाता है कि फ्रांस और ब्रिटिश वॉर्स में फ्रेंच आर्मी ने ड्रग्स की दलाली करते हुए विलियम जार्डिन नाम के एक ब्रिटिश एजेंट और जमशेदजी दोनों को पकड़ लिया था और श्रीलंका की जेल में डाल दिया था। लेकिन बाद में ब्रिटेन से समझौता होने पर दोनों को अफ्रीका में एक न्यूट्रल पोजीशन पर छोड़ने पर फ्रांस मान गया था। लेकिन दोनों को लेके जब शिप अफ्रीका पहुंची उससे पहले ये दोनों भागने में कामयाब हो गए और यहाँ से इन दोनों की अटूट पार्टनरशिप बन गई। और ओपियम दलाली के पैसों से ही विलियम जार्डिन ने मल्टीनेशनल कंपनी डाली जो आज भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और इंडिया में जमशेदजी इस कंपनी का प्रमुख पार्टनर बना। उसके बाद अपनी इस दलाली की वजह से जमशेदजी को ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया गया और मई 1842 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमशेदजी को नाइटहुड की उपाधि दे दी और ब्रोकर जमशेदजी जीजाबॉय से ये बन गया सर जमशेदजी। वहीं हांगकांग से चाइना के काउलून तक एक फेरी चलती थी और उसका फाउंडर भी एक ओपियम ब्रोकर था जिसका नाम था दोराबजी नौरोजी मिठाई वाला। ऐसा ही एक और ब्रोकर था बगदाद से इंडिया भाग कर आया एक ज्यू डेविड ससून और उसका भी प्रमुख कारोबार ओपियम ट्रेड ही था। और 1864 में उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली ने उसके नाम से डेविड ससून लाइब्रेरी फोर्ट में बनवाई जो आज भी मुंबई में मौजूद है। ब्रिटेन में कुछ लोग, कुछ क्या कम से कम 1/3 ब्रिटिश पॉपुलेशन का मानना है कि ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन पाई, इंडिया को डेमोक्रेटिक रूल मिला। ब्रिटेन के लोगों की कॉलोनियलिज्म को लेकर ब्रिटेन में हाल ही में हुए एक सर्वे, यूगो सर्वे, जिसमें 33% लोगों ने माना कि ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री पर उनको गर्व है। वहीं कुछ सो कॉल्ड इंडियन इंटेलेक्ट्स का भी ये मानना है कि डेमोक्रेसी, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे बॉम्बे में ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, ये सब ब्रिटिश रूल से ही हो पाया। तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, पहला तो डेमोक्रेटिक रूल पूरी दुनिया में कहीं नहीं था, तब इंडिया में भी नहीं था। लेकिन इंसानों को मार के खाने वाली सभ्यता वाला ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब बिना किसी की कॉलोनी बने जब इनमें आंदोलनों के जरिए डेमोक्रेसी आ गई तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा जहाँ थी, दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा तक्षशिला जहाँ थी, दुनिया भर के डायमंड का सबसे पुराना सोर्स इंडिया को डेमोक्रेसी बनने के लिए ब्रिटिशर्स के ड्रग्स ट्रेड जैसे ब्रिलियंट आइडियाज की जरूरत थी और उसके बिना हम डेमोक्रेसी नहीं बन पाते। अगर कोई ऐसा मानता है तो उसको समझाने के लिए मेरे पास कोई और शब्द नहीं है, बल्कि जो भी ओपियम और ड्रग्स की सप्लाई ब्रिटेन ने की उससे हुआ ये कि जहां पहले मोस्टली ड्रग्स पूरी दुनिया में मेडिसिन्स में काम लिए जाते थे, वहीं अब ड्रग कार्टेल्स, ड्रग माफिया पूरी दुनिया में फैलने लगे, जिसके दुष्परिणाम आज भी पूरी दुनिया झेल रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की रूरल इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई और जैसे जमशेदजी जैसे ड्रग लॉर्ड और चमचे बड़े बड़े ओहदों से नवाजे जाने लगे, जो आखिर में अपनी ड्रग्स दलाली का कमाई का थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी कर देते थे और ब्रोकर से सीधा सर बन जाते थे। यहाँ से सीख कर इंडिया में एक नए तबके ने जन्म लिया जो सत्ता के नजदीक रहकर सभी सहूलियात हासिल करने लगे। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो इस पर और बात करेंगे। फिलहाल जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।